नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से रंगरेजी में डॉक्टर रचना यदुवंशी के साथ। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेके आई हूँ उसकी भूमिका में मैं क्या कहूँ, मैं ये कहूँगी कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड येट सो इंटरेस्टिंग कि यानी समझ रहे हैं ना आप, मानव मस्तिष्क की बात कर रही हूँ मैं, कि इतना जटिल लेकिन इतना रोचक है कि अगर हम इसको समझने लगते हैं अपने सामाजिक दायरे में, अपने पारिवारिक दायरे में, अगर हम आपस में एक दूसरे के ब्रेन को, मस्तिष्क को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो ज़िंदगी खूबसूरत है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मुश्किलें आती हैं, कुछ किस्से बन जाते हैं। पहेलियाँ नहीं बुझाऊंगी, ज़्यादा कहानी सुनाऊंगी आपको। कहानी का शीर्षक है डायन। डायन से डरिए मत, कहानी का शीर्षक भले ही डरावना हो लेकिन कहानी बहुत मज़ेदार है, ये मेरा आपसे वादा है। डायन, सुनिए। माँ बताती हैं कि श्री भाभी, श्रीदेवी नाम था उनका, सन 32 की पैदाइश में गजब की सुंदरी थी। लगभग 6.25 फीट लंबी काया तराशी नहीं गई थी, अपितु मायके में माँ की मौत के बाद और ससुराल में बड़ी बहू होने के नाते इतना काम किया था कि कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न में बड़ा फासला बना रहता था। लिहाजा 4 बच्चों के बाद भी श्री भाभी की कमर 28 ही थी। माँ के देहांत के बाद कब बचपन छोड़ के चला गया श्री को पता ही नहीं चला। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी श्री चूल्हा चौका, 4 किलोमीटर दूर से 4 घड़े पानी, 2 भैंसों की संभाल में ऐसी व्यस्त हुई कि मात्र 15 साल की उम्र में एक कुशल गृहिणी बन गई। विधाता भी जैसे कभी कभी ऊपर से बहुत मजे लेता है। 5 करूट भाई बहनों में एकमात्र श्री ही वीनस यानी सौंदर्य की देवी थी। पिता को श्री के ब्याह की चिंता शुरू होनी हुई थी कि 3 गांव के लगान के लिए लगी पंचायत में बगल के गांव के चौधरी रामानंद की नजर श्री पे पड़ गई और पंचायत का मसला भूल चौधरी को केवल श्री याद रह गई। जेठ माँ की पूरनमासी से लगी नजर अषाढ़ तक आते आते श्री को चौधरी की ब्याता बना के दूसरे गांव ले गई। एक घर यानी अपना मायका कुशलता से संभाल रही श्री भाभी ने ससुराल भी ऐसा बुहारा कि सास ससुर, नंदे और 4 देवरानियों से पटा खानदान श्री भाभी का जबरदस्त मुरीद हो गया। लेकिन गांव की ही एक कहावत है कि काम प्यारा होता है चाम नहीं, चाम होती है चमड़ी, स्किन। श्री भाभी की सुंदरता बस जल्दी और कम दहेज में ब्याह तो करा पाई, किंतु उनके काम का बोझ हल्का नहीं हुआ बल्कि बढ़ ही गया। कहने को देवरानियां साथ में काम कराती, लेकिन भारी काम जो होता था, जैसे चारा काटना, भैंसों का दूध निकालना, कुएं से पानी लाना, ऐसे बड़े कामों के वक्त किसी को मोच आ जाती तो कोई बच्चे को दूध पिलाने लगती। काम से तो श्री भाभी कभी डरी नहीं, लेकिन चौधरी के सूखे रवैये से वो बहुत आहत रहती थीं। 4 बच्चों के अलावा चौधरी ने श्री को ज़्यादा कुछ दिया नहीं था। श्री भाभी को केवल 2 ही तो शौक थे, अपने लंबे काले बालों में काली चुटिया बांधने का जिसमें नीचे सुनहरे लट्टू लगे हों। उन्हें खुद पता था कि जब वो पानी के मटकों को सिर पर लेकर अपनी पायल की रुंझुन से रिदम मैच कर लंबी काली चुटियां हिला के चलती थीं तो न जाने कितने गांव के नबेले बांके चौधरी को मनी मन गाली बका करते थे। खैर, हर महीने एक साड़ी और एक परांदे वाली चोटी चौधरी के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन बात पैसे की नहीं दिल की होती है, जो चौधरी का छोटा ही था। श्री भाभी अब जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां उनका सौंदर्य भी ढलान पे था और मायके से ससुराल तक अनथक काम कर करके उनके मन की पुलक भी मध्यम हो चली थी। श्री भाभी की कुंडली में जैसे केवल कर्म के ही ग्रह थे, फल देने वाले ग्रहों पर तो मानो शनि की नीच दृष्टि पड़ गई थी। उस शाम श्री भाभी जब कुएं से घड़े भरकर घर वापस आ रही थीं, तो पिंडलियों का लंबा पुराना दर्द अचानक फन उठाकर साइटिका बन गया और बिजली की चौंध सा कमर तक जा पहुंचा। और श्री भाभी जो रोज ही नट कुशल की तरह 4 घड़े भरकर ले आती थीं, आज 2 भी नहीं संभाल पाई और गश खाकर वहीं गिर पड़ी। जब होश आया तो अपने कमरे में खुद को खटिया पर और घर पूरे पड़ोस को अपने ऊपर घेरा पाया। पति पांव के तलवे सहलाए जा रहे थे, देवरानी फुंदड़ों वाला हाथ का पंखा झल रही थी, दूसरी देवरानी पानी का गिलास लिए खड़ी थी।
श्री भाभी ने अपने पूरे जीवन काल में इतना लाड़ पहली बार महसूस किया था। भावुक हो उठी श्री भाभी के बंद कोरों से आंसू बह चले तो सब अधीर हो गए। का भयो श्री, का भयो तोय का अलाप सा चल गया। इसी शोरगुल के बीच श्री भाभी की धोती अस्त व्यस्त हुई तो नासाज श्री भाभी की नारी सुलभ झिझक ने अपने बाएं सिरहाने खड़े चचिया ससुर की उपस्थिति भांप कर फुसफुसाया, धोती। पास खड़ी देवरानी जब तक श्री भाभी का इशारा समझ पाती और उनकी धोती ठीक कर पाती, खटिया की बान पे खड़े ओझा जी बोले, अच्छा ठीक है धोती, और बताओ। श्री भाभी अपनी अचेत अवस्था से निकल ही रही थी, सो जब पाया कि उनके लंबे बालों की चोटी उनकी खुद की पीठ दुखा रही है तो फिर सूखे होठ हिलाए और बोली, चुटिया। दूसरी देवरानी ने पीठ के नीचे हाथ डालकर उनकी चोटी निकाली तो ओझा जी फिर उवाचे, ठीक है चुटिया, और बताओ श्री। श्री भाभी का हलक सूख रहा था और ओझा के अनर्गल सवालों से खींचकर उनकी फिर से फुसफुसाहट निकली और वो आंखें बंद करके बोली, कछु नहीं। ऐसे नज़ारों के अभ्यस्त हो चले विशेषज्ञ ओझा जी ने बाहर निकलकर अपना एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट दिया कि सिरी पर पल्ले गांव की डायन आ गई हैं और धोती चुटियां मांग रही हैं। बस फिर क्या था, आनन फानन में 5 चमकीली धोतियां और 2 चुटियों का थैला कमरे में रखा मिला, साथ में इंगूर यानी सिंदूर, बिंदिया, काजल और बताशों का शरबत भी। श्री भाभी जब पूरी तरह तंद्रा में आई तो पति ने सारे सामान के थैले को जब पूरी तरह भाभी तंद्रा में आई तो उनके ही पति ने वहाँ रखे सारे सामान के थैले को श्री भाभी के पाँवों से छुआया और झुककर प्रणाम किया और कहा, तुम जे ले लो धोती चुटिया, हमारी श्री को माफ़ करो। श्री भाभी का साइटिका उनके कपाल से निकल के कान से होता हुआ निकल गया और वो हिरनी सी लपक के थैला उन्होंने दबोचा और बोली, शाबाश, यहीं धर दो और अब हम जा रहे हैं और अगले महीना हम फिर आएंगे, तब साथ चढ़ियो। श्री भाभी अब पूरे साल हर महीने नई धुतिया और चुटिया में कुएं से पानी भर के लाती थी। कैसी लगी ये कहानी? देखिए, हास्य के बीच का जो अंतर्निहित सार है वो समझने की कोशिश करिएगा। कहानी चूँकि बिल्कुल सच्ची है, मुझे माँ ने बताया था, उनके गांव का किस्सा है, तो जब उन्होंने मुझे सुनाया था ये तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। मैं थोड़े से इसके साइकोलॉजिकल डेप्थ में चली गई थी। बहरहाल आपने मेरे हिसाब से एक लेखक के तौर पे कहानी के 2 हिस्से होते हैं, बहुत सतही तौर पे 2 हिस्से, माने उसकी जो काया होती है, कहानी का जो जिस्म होता है, वो होते हैं शब्द जिससे हम उसे संवारते हैं, और जो कहानी का अंतर्निहित सार होता है, जो उसका एक संदेश होता है, जो छिपा होता है, वो होती है उसकी रूह, उसकी आत्मा। तो कहानी की काया आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, रूह और आत्मा में क्या था वो मुझे बताइएगा। क्या आपने भी वही समझा जो मैंने समझा था? क्यों मैंने शुरू में कहा था कि ब्रेन जो है, हमारा मानव मस्तिष्क जो है, वो जटिल है और रोचक भी है? इन डॉट्स को आपने कैसे कनेक्ट किया मुझे ज़रूर बताइएगा। आप पर छोड़ती हूँ मैं ये कि डायन आपको डरावनी लगी या खूबसूरत, ज़रूर बताइएगा। आपकी आलोचनाओं का, आपके सुझावों का, आपके मशवरों का और आपकी तारीफ़ों का दिल से इंतज़ार रहेगा मुझे। और चलती हूँ मैं। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। देवादिदेव महादेव आपके परिवार को संपूर्ण तौर पर सुखी रखें और स्वस्थ रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।